दिवाली के जश्न के बाद राजधानी दिल्ली में आज की तसरेशान करने वाली है। मेरी मौजूदगी इस समय अक्षरधाम मंदिर के ठीक बाहर है और आप देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में किस तरीके से ये आपको धुंधली परत नजर आ रही है। ये अभी सर्दियों की शुरुआत हम इसे नहीं कह सकते हैं। ये जो आपको धुंधलापन नजर आ रहा है दरअसल ये पटाखों से निकलने वाला पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन जिसने राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर गाड़ियों ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी है। एक तरफ पराली का पॉल्यूशन, दूसरी तरफ गाड़ियों का पॉल्यूशन और दिवाली की रात जिस तरीके से दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई उसने दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ा दिया और फिर पॉल्यूशन ने दिल्ली वालों की पल्स रेट, आप यकीन मानिए राजधानी में इस समय का मौजूदा पॉल्यूशन, मौजूदा AQI 350 को पार कर गया है और लोगों का सांस लेना दूभर है। हालांकि पिछले साल ये स्थिति काफी संतुलित रही थी। पिछले साल बारिश होने की वजह से 218 के आसपास AQI दर्ज किया गया, लेकिन आज पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। राजधानी दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो सांस कैसे ले, लेकिन जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी उन्हीं को देने पड़ेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कल जमकर आतिशबाजी हुई तो ये पॉल्यूशन तो आखिरकार फैलना ही था। अक्षरधाम इलाके से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दीपावली की रात के बाद दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार के तमाम प्रयास हैं कि प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए और इसी कड़ी में आज लगभग 200 एंटी मोबाइल स्मोक गन सड़कों पे उतारी गई हैं। ये 70 विधानसभाओं में शिफ्ट वाइज काम करेंगी। अगर दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली के 10 क्षेत्रों में यानी आनंद विहार, सोनिया विहार समेत अन्य क्षेत्रों में हवा जहरीली बनी हुई है। प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि दिल्ली के प्रदूषण पर नियंत्रण कब तक पाया जाता है। अब CPCB का मानना है कि आगे आने वाले दिनों में जो प्रदूषण की स्थिति है वो और भी खराब हो सकती है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में कल डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरोपियों ने चाचा और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि डबल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक परिवार का आरोप है कि अपराधी रिश्ते में उनका भतीजा लगता है, जिसके साथ उनकी पुरानी अदावत है। पारिवारिक रंजिश भी चल रही है। यही वजह है कि अपराधियों ने बहुत ही पेशेवर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। फर्श बाज़ार में हमको आज 8:30 बजे के आसपास PCR कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे। एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। फिलहाल पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे प्रोफेशनल शूटर के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस हाथ पैर मार रही है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके का बिहारी कॉलोनी, जिसकी गली नंबर 1 और मकान नंबर 2839, यही वो मकान है जहां पर कल डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया और इस डबल मर्डर से पूरे दिल्ली में सनसनी फैल गई। आप समझिए कि ये वो इलाका है जहां पर कल दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन एक रात में ही इस घर के बाहर एकदम मातम पसर गया। अब आप समझिए कि कैसे यहाँ पर प्रोफेशनल शूटर्स ने 2 लोगों को मौत के
घाट उतार दिया। कल लगभग 8:30 बजे के आसपास इसी घर के इसी गेट पर यहाँ पर चाचा और भतीजे दोनों, जिनकी उम्र 40 साल और 16 साल बताई जा रही है, आकाश जो कि चाचा हैं और ऋषभ जो भतीजे हैं, दोनों यहीं पर कल पटाखे छुड़ा रहे थे। और इसी बीच में यहाँ पर एक आरोपी पहुंचता है जो कि उनका भतीजा बताया जा रहा है। उसने सबसे पहले अपने चाचा के पैर छुए। पैर छूने के बाद उसके साथ में जो प्रोफेशनल शूटर था, जिसने अपने आप को मास्क से कवर कर रखा था, उस प्रोफेशनल शूटर्स ने यहाँ पर तमंचा निकालने के बाद लगभग 5 से 6 राउंड यहाँ पर फायरिंग की, जिसमें आकाश की डेथ हो गई। उसके बाद जो ऋषभ जो अपराधियों के पीछे भागा, उनको पकड़ने के लिए वो भागा, शूटर के पीछे भागा, उसके ऊपर भी फायरिंग की गई, जिसमें ऋषभ की भी डेथ हो गई। और इसी घर के अंदर उनका भतीजा, उनका बेटा क्रश मौजूद था 10 साल का, उसके ऊपर भी गोली उसको भी लगी, जिसमें वो भी अभी जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। और ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल इतना है कि मौके से यहाँ पर इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है उनको पता ही नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही घर में रोने की आवाज सुनाई पड़ी उसके बाद मौके पर लोग यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल जो आरोपी भतीजा है, जिसको भतीजा बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटर के लिए बाकायदा टीमें गठित कर दी गई हैं और घर में इस समय घर वालों का रो रो के बुरा हाल है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो प्रोफेशनल शूटर है उसको पकड़ा जा सके। फिलहाल इन सबों के बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था अब किसके हवाले है। शाहदरा इलाके से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस आज धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्थापना दिवस को लेकर 5 दिवसीय राज्योत्सव का निर्णय लिया था और उस राज्योत्सव के तहत पूरे प्रदेश में तमाम सारे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा कई जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आज राज्योत्सव के तहत आज मुख्य कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। रविंद्र भवन में आयोजित इस रंगारंग संगीत कार्यक्रम में जो पार्श्व गायक हैं अंकित तिवारी, उनकी संगीतमय प्रस्तुति होगी। आज के कार्यक्रम में जो देर शाम रंगारंग संगीत में कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें मध्य प्रदेश गान का भी आयोजन होगा और इसके अलावा अमृत मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम विकास कार्यों को नृत्य के द्वारा बताया जाएगा। आज के कार्यक्रम के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस बात की प्रसन्नता है कि आज 1 नवंबर का दिन है। 1 नवंबर अर्थात मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। यह अत्यंत आनंद और गौरवशाली क्षण है जिसके आधार पर हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सभी प्रकार से युवाओं के लिए भी खासकर शिक्षा में उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, IT से लेकर के इंडस्ट्री तक, लघु उद्योग से लेकर कुटीर उद्योग तक, खेती किसानी से लेकर हार्टिकल्चर तक, सब क्षेत्र भावना बन रही है। सरकार सभी को प्रोत्साहन दे रही है। नई शिक्षा नीति को लाकर शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण स्थिति बनाते हुए कई सारे सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन आज तो दीपावली के तुरंत बाद आज का दिन और आनंद में है, जब दीपोत्सव मन रहा तो राज्योत्सव भी मन रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा विकास के काम निरंतर किए जा रहे हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। निदा फाजली का एक शेर है, वो कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों ये शेर एकदम फिट नज़र आता है। 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। इन दिनों ये देखा जा रहा है कि नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बयानबाजी की सियासत राजस्थान में चालू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने इन दिनों बयान दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, कृषि विभाग उनके खेमे में आता है, कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर बयानबाजी करते हुए डोटासारा कहते हैं कि भवानी जाग गई है। फिर किरोड़ीलाल मीणा इसका पलटवार करते कहते हैं कि हाँ, भवानी जाग गई है, इसलिए हमको मुस्लिम वोट
का समर्थन मिल रहा है। दरअसल दौसा सीट से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है। ये बयानबाजी का सिलसिला कोई विधानसभा इन उपचुनावों से चालू नहीं हुआ है। ऐसा ही पेपर लीक मामले में भी डोटासारा ने किरोड़ीलाल मीणा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आपके सामने उम्मीदवार कौन है भाई, कौन है? वो जो भवानी को रुठा करके बैठे थे, भवानी को रुठा करके इसी जगमोहन जी के लिए बैठे थे क्या किरोड़ी जी? कहां गई वो बातें? एसआई का भर्ती निरस्त कर दो, बेरोजगारों को ये कर दो, भ्रष्टाचार को मिटा दो। अरे बाबा, 3 महीने इस प्रदेश का क्यों बर्बाद किया? कृषि के क्षेत्र में काम करते आपको कृषि मंत्री बनाया था। ये टिकट तो यूं ही पड़ी थी, हारने के लिए कभी ले लेते, कौन मना कर रहा था आपको? भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा बार बार चिल्ला रहे हैं कि पूरा गिरोह इस गिरफ्त में आएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक एक चूहा भी एसआई पेपर मामले में नहीं पकड़ा गया। इस पर भी किरोड़ीलाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये एक श्रृंखला है, एक प्रक्रिया है कानूनी, इसमें समय लगता है। और डोटासारा से कहा कि आप चिंता मत करिए, हम चूहा नहीं पूरा मगरमच्छ पकड़ेंगे। दरअसल राजस्थान में चुनाव है, बयानबाजी की सियासत है, लेकिन इन सब पर जनता, इन सब राजनीति के जो हथकंडे नेता आजमा रहे हैं, इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देगी, किसको विजयी बनाएगी, ये चुनाव परिणाम तय कर सकेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दीपावली बीतने के बाद प्रचार का शोर बढ़ने वाला है। जिस तरह की सूचना मिल रही है, वैसे में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा अब होने वाला है। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 रैलियां झारखंड में होंगी। ये रैलियां चतरा, बड़कागांव और धालभूमगढ़ में होंगी। माना जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि 3 तारीख को ही अमित शाह जी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 4 नवंबर को प्रधानमंत्री गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दीपावली के बाद पहले चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह, जो बीजेपी के 2 बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनका उपयोग विधानसभा चुनाव के लिहाज से करना शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि दोनों दौर के मतदान को लेकर कुल 7 से 8 सभाएं हो सकती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच एक बार फिर खींचतान नजर आ रही है। दरअसल हेमंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री हैं अभी, उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि छठ, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा जैसा पर्व जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है और उनको ऐसी जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन राज्य के अधिकारियों और कर्मियों को इन पर्वों त्योहारों में शामिल होने के लिए छुट्टियां नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग से अपील की है कि इन पर्वों में लोग अपने घर जाते हैं, इस कारण से इनकी छुट्टियां रद्द नहीं की जाएं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ऐसा मालूम हो रहा है कि जिला प्रशासन तमाम बसों को जब्त कर रहा है। ऐसे हालात में इन पर्वों में बसों के द्वारा जो लोग अपने घर जाते हैं उनको तकलीफ होगी और इस कारण कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है वो चुनाव और यहाँ के लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहा है। इस बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग के पास गुहार भी लगाने की बात कर रहा है। अब ऐसे हालात में जब मुख्यमंत्री खुद अपने पोस्ट में चुनाव आयोग के कार्यों पर और उनके निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं,
सवाल ये भी उठता है कि क्या हर वर्ष इन पर्वों में कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द नहीं की जाती थी? अब इस पर बीजेपी का जवाब आना बाकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार में छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है और पटना में गंगा किनारे छठ मनाने का अपना महत्व है। शायद यही वजह है कि पटना जिला प्रशासन ने इस बार करीब 550 घाटों की अनुमति दी है, जिसमें 200 घाट गंगा में है। अगर पटना की बात करें तो पटना सिटी से लेकर दानापुर तक 108 घाट बनाए गए हैं और ये सारे के सारे घाट जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा चिन्हित है। कुल 550 घाटों में कई ऐसे तालाब हैं, पार्कों के तालाब हैं, सार्वजनिक स्थल के तालाब हैं। तो कुल मिला के 550 जो घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पटना पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है ताकि बिहार में छठ पर्व प्रॉपर तरीके से मनाया जा सके, सुरक्षित मनाया जा सके, किसी तरह का अनहोनी न हो। राज्य सरकार के तरफ से सीधा आदेश दिया गया है कि इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जाए, यानी गंगा में छठ घाट के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग तैनात होंगे ताकि जो डूबने के मामले आते हैं उसमें कमी लाया जा सके या कोई हादसा हो उसे बचाया जा सके। तो एक बड़े महापर्व की तैयारी हो रही है और इस महापर्व में आम लोगों के साथ साथ तमाम लोग, यानी सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय से इसका मॉनिटरिंग होता है, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पटना पुलिस और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्य करती है ताकि छठ महापर्व प्रॉपर तरीके से मनाया जा सके। तमाम घाटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, इसके मद्देनज़र भी व्यापक तैयारियां की गई है ताकि व्रतियों को या श्रद्धालुओं के साथ आने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। मुकम्मल व्यवस्था के तहत राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि बिहार में छठ जैसे महापर्व सुनिश्चित किया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। वाराणसी में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। यह गोवर्धन पूजा वाराणसी के यादव बंधुओं के लिए एक ऐतिहासिक होता है, धार्मिक होता है, आस्था का प्रतीक होता है। इसमें यादव बंधु आज सुबह वाराणसी के हथुआ मार्केट से हजारों की संख्या में एकत्र हुए, केसरिया साफा बांधे हुए विभिन्न रूपों से, विभिन्न प्रकार की झांकियों के माध्यम से इस शोभा यात्रा का आज ये आयोजन हुआ। और यह आयोजन वाराणसी के हथुआ मार्केट से प्रारंभ होकर के लहरा बीर, कबीर चौरा, मैदागिन, विशेषरगंज होते हुए नमो घाट तक जाएगी, जहां पर यह समापन होगा और वहां के बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अगर इस शोभा यात्रा की बात करें तो 10 प्रांतों से इस बार इस शोभा यात्रा में झांकी आई है, जता विशेष रूप से लोगों को संदेश देखी गई। राजस्थान की झांकी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं मुंबई की प्रमुख झांकियाँ रही है, जिसमें हाथी, घोड़ा सहित विभिन्न प्रकार के आकर्षक नृत्य से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया। सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रही, चारों तरफ पुलिस गश्त करती, साथ साथ शोभा यात्रा के साथ चलती देखी गई एवं यातायात सुचारू रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई थी। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।